हाय दोस्तों, मैं डॉक्टर विपुल भट्टड़ आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूँ मेरे यूट्यूब चैनल पे। लास्ट टाइम हमने देखा था हिस्टेरिया के इतिहास के बारे में, किस तरह से औरतों को हिस्टेरिया है यह लेवल करके अजीबोगरीब ट्रीटमेंट दी जाती थी, किस तरह से उन्हें परेशान किया जाता था। इस बारे में आज हम देखेंगे इसके मॉडर्न टेक के बारे में और किस तरह से इसका इलाज आज हम करते हैं और किस तरह से हम इसको देखते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैंने आपको पिछली वीडियो में ही बताया था कि इसको हम डिसोसिएटिव या कन्वर्जन डिसऑर्डर भी कहते हैं। ऐसा क्यों कहते हैं? क्योंकि हम मानते हैं कि जब बहुत ज़्यादा मानसिक स्ट्रेस हो, वो जब कन्वर्ट होके या डिसोसिएट होके फिजिकल लेवल पे आ जाता है या शारीरिक लेवल पे आ जाता है, तब हम उसको हिस्टीरिया कहते हैं। यानी मानसिक स्ट्रेस की वजह से अजीबोगरीब शारीरिक हरकतें पेशेंट के अंदर जब हमें देखने को मिलती है, तब उसको हम डिसोसिएटिव या कन्वर्जन डिसऑर्डर कहते हैं या हिस्टीरिया कहते हैं। हिस्टीरिया यह टर्म आजकल हम यूज़ नहीं करते। हिस्टीरिया के अंदर पेशेंट ज़ोर ज़ोर से रोता है, चीखता है, चिल्लाता है, हंसता है और इस तरह की कई हरकतें करता है। कई बार तो वो बेहोश हो जाता है या कई बार उसे झटके भी आना चालू हो जाते हैं। हमने कई बार ऐसे भी पेशेंट देखे हैं कि जिन्हें कुछ दिनों तक या कुछ घंटों तक दिखना बंद हो जाता है और फिर से उनकी दृष्टि आ जाती है, या कई बार वो बोल भी नहीं पाते हैं, उनके गले से आवाज़ ही नहीं निकलती है, और लेकिन कुछ समय जाने के बाद में वो फिर से बोलना शुरू कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बात ख्याल रखने वाली यह है कि पेशेंट के जो भी सिम्टम्स होते हैं उनका हमें फिजियोलॉजिकल कोई चेंजेस से कनेक्शन देखने को नहीं मिलता। दिखना बंद हो जाता है कुछ घंटों से लेकर कुछ दिनों तक, तो हम अगर उसकी आंखों की जांच करेंगे तो आंखें पूरी तरह से हमें नॉर्मल देखने को मिलेंगी। ठीक उसी तरह से गला है, वो बोल नहीं पाता है, लेकिन जब हम उसके गले की जांच करेंगे तो उसका गला पूरी तरह से नॉर्मल होगा। झटके आते हैं, लेकिन अगर हम ईईजी करेंगे और कोई हम उसकी अगर जांच करेंगे तो हमें सब पूरी तरह से नॉर्मल रिपोर्ट्स देखने को मिलती है। तो हिस्टीरिया यह एक मानसिक बीमारी है। ये मानसिक तनाव फिजिकल लेवल पे क्यों कन्वर्ट होता है, इसका एग्जैक्ट कॉज हमें पता नहीं चला है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि यह बचपन में अगर कोई फिजिकल या सेक्सुअल अब्यूज़ अगर बच्चे का हुआ है तो उन लोगों के अंदर हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है। ऐसे लोगों के अंदर हमें ज़्यादातर ये बीमारी देखने को मिलती है जो लोग काफ़ी कमज़ोर है, जो एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं या बहुत ठीक तरह से खुद को एक्सप्लेन नहीं कर पाते, ऐसे लोगों के अंदर हमें यह बीमारी ज़्यादातर देखने को मिलती है। हाँ, इसका प्रमाण पुरुषों से ज़्यादा महिलाओं के अंदर हमें देखने को मिलता है। पुरुषों में इसका प्रमाण उतना ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है। ये उन लोगों में हमें ज़्यादातर देखने को मिलता है जो बहुत ज़्यादा अटेंशन सीकर हो या बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस जिन लोगों के अंदर हो, ऐसे लोगों के अंदर हमें इसके सिम्टम्स खासकर देखने को मिलते हैं। कुछ उदाहरण के तौर पे बताना चाहूँगा। एक मुझे यंग प्रैक्टिस में ही याद है, एक लड़की आई थी जो शायद 12वीं या फर्स्ट ईयर में थी, और उसके घर वाले काफ़ी घबराए हुए थे। वो लड़की ऊपर देख रही थी और किसी बाबा से बात कर रही थी और अजीबोगरीब हरकतें कर रही थी और एक जैसा ऊपर की तरफ देखे जा रही थी, और घर वाले समझ नहीं पा रहे थे कि इसको हुआ क्या है। और इस तरह से चालू रहता था और फिर से कुछ देर बाद नॉर्मल होती थी, फिर से इस तरह से वो बिहेव करना चालू कर देती थी। एक दो डॉक्टरों के पास भी गए थे और यकीन मानिए एक डॉक्टर ने तो उन्हें सजेस्ट भी किया था कि ये कहीं बाहर की बाधा हो सकती है, आप किसी बाबा को या किसी मंदिर में या दरगाह में दिखाइए तो आपका इलाज हो जाएगा। जब मैंने डिटेल हिस्ट्री ली तो घर वाले कुछ खास बताने में इच्छुक नहीं थे, लेकिन हिस्ट्री लेने के बाद में मुझे पता चला कि उस लड़की का किसी लड़के के साथ में अफेयर था और वो अफेयर घर वालों को पता चला, और उस लड़की को जब इसके बारे में पूछा गया तो वो इस तरह से बिहेव करना चालू कर दी। ठीक इसी तरह एक और पेशेंट मेरे पास में आया था जो काफ़ी यंग बच्चा था, स्कूल में पढ़ता था और उसकी आवाज़ चली जाती थी। कुछ दिनों के बाद में आवाज़ एक आध दिन तक के वो बोल नहीं पाता था, एक डेढ़ दिन तक के, और फिर से उसकी आवाज़ आ जाती थी, फिर से उसकी आवाज़ चली जाती थी। जब उसकी भी डिटेल हिस्ट्री ली और काफ़ी अच्छी तरह से उस बच्चे से बातचीत की हिस्ट्री लेते हुए, तब पता चला कि जब भी उसको क्लास में सामने आके कुछ कहने के लिए कहा जाता था या फिर क्लास में ओरल टेस्ट रहती थी तो वो बोल नहीं पाता था, उसकी आवाज़ चली जाती थी। तो इस तरह के सिम्टम्स हमें हिस्टीरिया के अंदर देखने को मिलते हैं। ये सिम्टम्स पेशेंट के अंदर हमें क्यों देखने को मिलते हैं, इसका भी एक कारण अगर हम सोचें तो हमें देखने को मिलता है, जैसा कि मैंने उदाहरण भी दिया है। दो कारण इसके हो सकते हैं, एक तो प्राइमरी गेन हो सकता है, सेकेंडरी गेन हमें देखने को मिल सकता है। प्राइमरी गेन क्या है? प्राइमरी गेन ये है कि पेशेंट का जो स्ट्रेस
जिस वजह से स्ट्रेस है पेशेंट को, उस बात पे से आपका ध्यान हट जाता है। जैसा कि मैंने लड़की का उदाहरण लिया था कि उसका अफेयर घर वालों को पता चला था और घर वाले जैसे ही उसको अफेयर के बारे में पूछते थे तो वो अजीबोगरीब हरकतें करना चालू कर देती थी। तो इसकी वजह से होता क्या था कि उसको अफेयर के बारे में घर वाले पूछते ही नहीं थे। ये हो गया प्राइमरी गेन। सेकेंडरी गेन, लोगों का ध्यान खुद की तरफ आकर्षित हो जाता है। लोग, पूरा घर उस लड़की को देखने के लिए जमा हो जाता था और उस लड़की के आगे पीछे घूमना चालू कर देता था और वो जो कहे उस वो वो चीज़ पूरी करने में लग जाता था। तो ये दो तरह के गेन्स हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलता है। इसी तरह के कई एग्जाम्पल्स हमें आसपास भी देखने को मिलते हैं। कई बार तो हम ये समझते हैं कि इन लोगों के अंदर भूत बाधा हुई है, या फिर कई बार हम बोलते हैं कि इन लोगों के अंदर माता ही है। जैसा कि औरतें करती है, ज़ोर ज़ोर से झटके देना और काफ़ी कमांडिंग पोजीशन में आ जाती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, गालियाँ देती है, मारती है आशीर्वाद देते वक्त। तो ये भी हिस्टेरिया का ही प्रकार है। भूत बाधा या माता आना ये प्रकार नहीं होता है। इसमें पेशेंट को कई बार झटके भी आते हैं और वो बेहोश हो जाता है। झटके आके बेहोश होना काफ़ी कॉमनली हमें हिस्टेरिया के अंदर देखने को मिलता है। लेकिन ख्याल में रखने वाली चीज़ है फिट आना। ठीक है, जो फिट के झटके होते हैं और जो हिस्टेरिया के झटके होते हैं वो टोटली डिफरेंट होते हैं, पूरी तरह से अलग होते हैं। जो फिट के झटके हैं उसके अंदर हमें कई बार देखने को मिलता है कि पेशेंट खुद की ज़ुबान चबा जाता है, उसके मुंह से झाग आता है, या कई बार वो गिर जाता है तो उसे मार लगती है सिर पे या शरीर के दूसरे अंगों पे। हमें मार देखने को मिलता है जो प्रॉपर फिट के पेशेंट है उनके अंदर, जिसे हम एपिलेप्सी कहते हैं। लेकिन हिस्टेरिया के अंदर अगर हम हिस्ट्री लेते हैं और पेशेंट को क्लोजली एग्जामिन करते हैं तो उसके ज़ुबान पे हमें किसी तरह के कट के निशान देखने को नहीं मिलता है। उसके शरीर पे कहीं पे भी गिरने के निशान हमें देखने को नहीं मिलते। हिस्टेरिया के पेशेंट के अंदर कॉज पता करना काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इसीलिए प्रॉपर हिस्ट्री लेना पेशेंट की और उसको ठीक तरह से खुद के कॉन्फिडेंस में लेना और क्या हुआ है ये जान लेना काफ़ी इम्पोर्टेंट होता है। ख्याल में रखने वाली बात है कि ये किसी तरह की कोई भूत बाधा नहीं है। ये किसी तरह का कोई नाटक नहीं है। कई बार पेशेंट के रिलेटिव्स का ये मानना हो जाता है कि पेशेंट नाटक कर रहा है। उसके सबकॉन्शियस माइंड में जो स्ट्रेस भरा हुआ है उसको निकालने के लिए हम कई बार दवाइयाँ दे सकते हैं, होम्योपैथिक दवाइयाँ दे सकते हैं, उनकी मदद से ये हम हासिल कर सकते हैं। लेकिन एक प्रोसीजर मैं यहाँ मेंशन करना चाहूँगा, वो है शिरोधारा की। शिरोधारा की जो प्रोसेस होती है वो एक एक्सीलेंट प्रोसेस है किसी भी तरह का स्ट्रेस कम करने के लिए। इसके अलावा जो होम्योपैथिक दवाइयाँ हम इस बीमारी में दे सकते हैं वो शुरू होती है मॉस्कस से। मॉस्कस उन लड़कियों के अंदर हमें ज़्यादातर देखने को मिलती है जो कि बचपन से लेके एकदम लाड़ प्यार में पली बड़ी हुई है। जो भी चीज़ वो मांगती थी उसके घर वाले उसे तुरंत में दे देते थे और ऐसे में वो थोड़ी सी ज़िद्दी हो जाती है। जब उनके मन के खिलाफ थोड़ा सा भी कुछ कर दिया जाता है या कह दिया जाता है तो तुरंत ही वो मन पे ले लेती है और मॉस्कस में मैनिफेस्टेशन हमें देखने को मिलता है बेहोशी के तौर पे। बहुत ही जल्दी बेहोशी हमें पेशेंट के अंदर देखने को मिलती है। खाना खाते खाते या बात करते करते भी लड़कियां बेहोश हो जाती है। मॉस्कस के अलावा कई और दवाइयाँ हैं होम्योपैथी में जिसमें हम बेहोशी के लिए दे सकते हैं। ओपियम है और एकोनाइट है, इन्हें भी हम बेहोशी में दे सकते हैं, लेकिन जो कॉज है वो टोटली डिफरेंट है। ओपियम और एकोनाइट में बेहोशी का कारण यूजुअली डर होता है। पल्सेटिला के अंदर भी हमें बेहोशी देखने को मिलती है, लेकिन पल्सेटिला के अंदर बेहोशी तब देखने को मिलती है जब पेशेंट एक कमरे में बंद होता है, चारों तरफ से एक कमरा बंद होता है कि कोई खिड़की नहीं होती है और हवा आने के लिए जगह नहीं होती है। तब पल्सेटिला का पेशेंट बहुत ही जल्दी बेहोश हो जाता है। सल्फर और फास्फोरस के पेशेंट भी सुबह 11 बजे भूख के मारे बेहोश हो सकते हैं। अगली रेमेडी है जो इंडिकेटेड है वो है इग्नेशिया। इग्नेशिया के अंदर हमें हिस्टीरिया यूजुअली देखने को मिलता है। कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं हिस्टीरिया के अंदर पेशेंट में। यानी पेशेंट कहेगा कि गले में दर्द है लेकिन खाने से उसे आराम होता है। पेशेंट कहेगा कि मुझे ठंडी बज रही है, लेकिन अगर वो ओढ़ेगा नहीं या शरीर खुला रखेगा तो उसे आराम होता है। इस तरह के कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्टम्स हमें इग्नेशिया के अंदर देखने को मिलते हैं। प्लेटिना के अंदर हमें ये देखने को मिलता है कि जो पेशेंट होता है वो बहुत ही ज़्यादा गर्विष्ठ होता है, उसे बहुत ज़्यादा घमंड होता है, वो दूसरों को हमेशा नीचा समझती है। प्लेटिना के अंदर हमें बहुत ज़्यादा सेंसिटिविटी देखने को मिलती है जेनाइटल्स के। और निम्फोमेनिया के अंदर भी ये रेमेडी काफ़ी इंडिकेटेड हमें देखने को
मिलती है। एसाफेटिडा इसीलिए ही हिस्टेरिकल कोलिक के अंदर काफ़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी है, यानी हिस्टेरिया के अंदर पेशेंट को लगता है कि पेट में गैसेस बन रहे हैं और पेट में दर्द हो रहा है, तो एसाफेटिडा काफ़ी इंपॉर्टेंट रेमेडी है। इसके अलावा कई और होम्योपैथिक रेमेडीज़ है, जैसे कि वेलेरियाना, नक्स मोस्टेटा, कालीफॉस, बेलाडोना, वेलेरियाना एक्सेट्रा। ये बहुत सी एग्नस, ये बहुत सी रेमेडीज़ है जो हिस्टेरिया के अंदर इंडिकेटेड हो सकती है, और हर एक के अंदर हमें डिफरेंट सिम्टम्स देखने को मिलते हैं और डिफरेंट इंडिकेशंस देखने को मिलते हैं। तो ये था ट्रीटमेंट पार्ट हिस्टेरिया का। आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय।